गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अंश। सो आज ये जो वीडियो है, यहाँ से क्लास 12th का वीडियोस फिजिक्स का सिर्फ आपके लिए मैं लाऊंगा। क्लास 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स से बहुत अलग है और आपको क्लास 12th की फिजिक्स समझ में भी आएगी अगर आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और आई होप कि सबने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड रहा होगा। तो क्लास 12th की फिजिक्स भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आप क्वांटम लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मैकेनिक्स में आपने फ्लूइड पढ़ा। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी फ्लूइड आपको चीज़ें दिख रही थी। आपने ब्लॉक लिया, ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे थे तो वो ब्लॉक खिसक रहा था आगे, वो कहीं और जा रहा था या हमें एक्सेलरेशन निकालना था। ये सब चीज़ें हमें दिख रही थी। आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो, आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको पता है कैसे हम घुमा रहे हैं, क्या सेंट्रीपिटल है, क्या सब कुछ दिख रहा है। वहां पर हम जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो लेवल पर थिंग्स। और क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो डील करती है आपके माइक्रो लेवल की थिंग्स पर, मतलब छोटी सी छोटी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, न्यूक्लियाई। मॉडर्न फिजिक्स में आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ना मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत ही बेनिफिशियल है। और मैं भी ये भी जानता हूँ कि क्लास 11th जो है काफ़ी अधिकतर 99% 95% लोगों का उतना बढ़िया नहीं किया होगा जितना वो होप करते हैं। सो क्लास 11th के बारे में ना सोचते हुए जो हमें आज शुरुआत करनी है वो ये करनी है कि हमें अपना क्लास 12th बेहतरीन बनाना है। क्योंकि क्लास 12th बोर्ड है और बोर्ड में वो बच्चा भी पढ़ना चाहेगा या वो बच्चा भी पढ़ता है जो पढ़ना नहीं चाहता। तो इसी होप के साथ आप एक नई डिटर्मिनेशन के साथ, एक नए हौसले के साथ आप क्लास 12th का आगाज़ करिए। मैं यही चाहता हूँ। और क्लास 12th की फिजिक्स आपको समझ में आएगी एकदम। आपको पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स सबसे एकदम मोहब्बत हो जाएगी अगर आप बस उसे एकदम ध्यान से समझें। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है फिजिक्स। आई लव फिजिक्स एंड यू शुड ऑल्सो लव फिजिक्स इफ़ यू हैव दैट विल पावर। सो अगर हम फिजिक्स की बात करें, क्लास 12th की फिजिक्स, तो उसमें क्या यूनिट्स हैं, क्या चीज़ है। कोर्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कोर्स स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे डील करता हूँ कोर्स स्ट्रक्चर के द्वारा। पहली चीज़, क्लास 12th की फिजिक्स मैंने बता दिया, माइक्रो लेवल पर चीज़ें हैं। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, आपको चीज़ें महसूस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर से। तो इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में जो पहली यूनिट है वो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी यूनिट की बात करता हूं, मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब भी करूंगा, एक बार मैं सब लिख लेता हूं। तो मेजरली जो हम देखते हैं वो ये 4 यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में काफी अंदर चैप्टर्स हैं, वो अलग चीजें हैं, चैप्टर पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे यूनिट समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम डील करेंगे चार्जेस के बारे में, लेकिन चार्जेस क्या हैं? एट रेस्ट है, मतलब चार्जेस में मोशन नहीं है। इसमें हम करंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं करंट क्या होता है। चार्ज के मोशन को हम कहते हैं करंट। मतलब जब करंट फ्लो करता है, बोल दो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज होते हैं। इन सब पे आज के वीडियो है, इसी पे हम समझेंगे। लेकिन पहले समझिए, अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है, जितनी भी चीजें रेस्ट पर हैं, चार्ज रेस्ट पर है, उससे जो आपकी फिजिक्स डील करती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे जाएंगे। डायनेमिक्स मतलब मोशन, ये तो आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे। डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो ऐसी ब्रांच, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम पढ़ें चार्ज के मोशन के बारे में। चार्ज का मोशन यानी करंट। तो अगर उससे हम डील कर रहे हैं तो उसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तीसरा हमारा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स सभी इससे ब्रीफली अवेयर हैं, सभी जानते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स यानी कि लाइट रे ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है। काफी नए टर्म्स आएंगे, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, जो आप क्लास 10th में नहीं सुना था, वो सब भी चीजें आएंगी ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स के बाद अगर हम समझना चाहें तो आइए मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स न्यू है, ये अब तक आज तक नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने आज तक इसको। तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बता दूं, रेडियो एक्टिविटीज में आएगा, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड देयर आर सेमीकंडक्टर्स। बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी और काफी अच्छी चीजें हैं और काफी आपको यूजफुल होंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, खास रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो। आई होप सभी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 11th 12th में। सो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स पर ना जाकर अगर हम बात करें
ये यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स पढ़ के आप एकदम समझ लीजिए, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो अगर हम आज जो हमारा वीडियो है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है। और फर्स्ट चैप्टर आई होप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानता वो सर्च भी कर सकता है गूगल पर, या तो मैं इस वीडियो में बताने ही जा रहा हूं तो उसे देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये आप कह सकते हो एक इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप क्लास 10 में पढ़े भी होंगे और कुछ चीजें आपको जो पता होंगी पहले से लेकिन उसे आप भूल गए होंगे, क्योंकि क्लास 11th जो थी वो बहुत ही बेहतरीन होती है, उसमें आदमी 10th का सब कुछ भूल जाता है जहां तक है। तो कुछ चीजें आपको याद होंगी, आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, तो आपको याद आएगा धीरे धीरे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 अपना। आइए उसका नाम डालते हैं तो जो हमारा चैप्टर 1 है वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैंने आपको पहले बताया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट है, तो हम इसमें जो चार्जेस पढ़ेंगे वो एट रेस्ट होंगे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे होंगे, वो कंडक्टर में पड़े हुए होंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वीडियो काफी बाद में आएगा, आज तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पे डील करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझना चाहें तो एक ऐसा दायरा, एक ऐसा बाउंडेशन, एक ऐसी फील्ड जहां तक चार्ज का इन्फ्लुएंस हो, जहां तक चार्ज प्रभावित करे दूसरे चीज को, या हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं और वो जो मेजर बड़ा वाला चार्ज है वो उस पर जितना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जितना प्रभाव डाल रहा है, जिस दायरे तक, जिस बाउंडेशन, जिस फील्ड तक, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसे और ब्रीफली समझेंगे जब हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या है। चार्ज क्या है आखिर? अगर आपसे कोई पूछे बेटा चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या? इंट्रिंसिक का मतलब ये है जो स्वतः बॉडी के अंदर अपने आप से होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मास, आपने मास पढ़ा होगा क्लास 11th में। मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अंदर खुद से हो, स्वतः हो बॉडी के अंदर, आपने उसे कोई एक्सटर्नल कुछ काम करके या फिर आपने उसमें डेवलप ना की हो, वो अपने अंदर से हो। जैसे हम बोलते हैं हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में अपने से आए हैं, हमें गॉड की क्रिएशन बोल देते हैं, वो चीजें अलग हुई। लेकिन साइंटिफिक वे में अगर बात करोगे तो आप एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बात करोगे। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में मास है, किसी भी बॉडी है वो मास है, तो मास उसकी खुद के अंदर से प्रॉपर्टी होती है, उस बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो स्वतः पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही प्रॉपर्टी होती है आपकी चार्ज। तो चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज जो है, अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जस्ट लाइक मास। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज हो तो उसके पास मास जरूर होता है, ये चीज जानते रहिए। मतलब आपको इसको मैं और अच्छे समझाता हूं, पहले आइए समझते हैं चार्ज की यूनिट या सिंबल के बारे में। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैं आपसे कहूं फोर्स, तो आप फोर्स को F से दिखाते हो, मैं बोलूं वेलोसिटी, आप V से दिखाते हो, मैं बात करूं आपको एंगुलर वेलोसिटी, आप ओमेगा से दिखाते हो। तो वैसे ही चार्ज को किससे दिखाएंगे? चार्ज को हम दिखाते हैं Q से। चार्ज को हम दिखाएंगे Q, सिंबल होता है चार्ज का। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट सभी को पता होगा कूलॉम्ब होती है, और इसे हम दिखाते हैं C से। कूलॉम्ब को हम दिखाते हैं C से, यूनिट इसकी कूलॉम्ब है, हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो चार्ज की यूनिट हो गई, सिंबल हो गया। अब आपसे कोई पूछे चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, या टेंसर क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी आई होप सभी जानते होंगे। तो अगर मैं पूछूं चार्ज क्या है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार उस कंडक्टर में 5 कूलॉम्ब का चार्ज ईस्ट में जा रहा है, या 5 कूलॉम्ब का चार्ज वेस्ट में जा रहा है, या 5 कूलॉम्ब का चार्ज नॉर्थ में जा रहा है। हम सिर्फ इतना बता पाएंगे कि उस कंडक्टर में 5 कूलॉम्ब का चार्ज है, मींस इट इज स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी मतलब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो कर सकते हो, आप इसमें कोई वेक्टर वाला सम, कोई वेक्टर जो आपने रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीखा था वो यहाँ पर नहीं चलेगा। सिंपली आप चार्ज को ऐड कर सकते हो। मतलब आप इसे एक दे दिया 5 कूलम का चार्ज और बोल रहा है इधर है 2 कूलम का चार्ज, दोनों का नेट चार्ज कितना होगा, आप सिंपली ऐड करो, आ जाएगा 7 कूलम चार्ज। मतलब आप इसमें नॉर्मल जो एडिशन आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एडिशन, वो आप इसमें फॉलो कर सकते हो आप अलजेब्रिक एडिशन इसमें। आइए और कुछ चीजें जानते हैं चार्ज के बारे में। तो सिंपली अगर हम समझना चाहें चार्ज के बारे में, तो चार्ज की कुछ और भी फीचर्स होते हैं जिसमें समझो, अगर आपको पता ही होगा कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर। पहला चार्ज सभी को पता होगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा चार्ज भी सभी को पता होगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन सबसे आपने फैमिलियर होंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हो। 2 पॉजिटिव चार्ज सभी को पता है क्या करते हैं, रिपेल। 2 नेगेटिव सभी को पता है क्या करते हैं, रिपेल। पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मींस लाइक चार्जेस, मैं इसको लिख दे रहा हूं इस डेफिनेशन को। आइए साथ ही साथ आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना। तो आइए समझते हैं। मैंने बोला लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं इन दोनों बॉडीज को पास में लाऊं तो ये बॉडीज अपने आप क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। ऐसे ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। बट इस तरह नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में भी होगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ऐसे जैसे 2 चार्जेस नेगेटिव चार्ज है, ये आ रहे हैं पास में, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। इसी में अगर हम बात करें तो ये लाइक चार्जेस केस हो गया। अगर अनलाइक चार्जेस बोलूं, अनलाइक चार्जेस मतलब इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब आपको पता होगा, क्लास 10 में सभी ने पढ़ा होगा ये, और बेसिक चीज है ये। अगर हम बात करें चार्ज मास में और चार्ज में क्या रिलेशन है, देखिए ये चीजें काफी लोगों को नहीं पता होंगी, तो ये मैं बताना चाहूंगा चार्ज और मास में क्या रिलेशन है। चार्ज जो है वो मास से जुड़ा हुआ है। अगर कोई चार्ज है किसी बॉडी पर तो उस पर मास जरूर होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आप कंडक्टिंग मटेरियल का एग्जांपल समझिए। कंडक्टिंग मटेरियल यानी कंडक्टर, कोई भी तार लीजिए, इसमें क्या होता है, करंट पास होता है, उसका कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। उस पर चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। यानी चार्ज हमेशा उसके साथ आएगा जब किसी बॉडी पर मास होगा। अगर किसी बॉडी पर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब चार्ज हमेशा कब आएगा किसी बॉडी पर, जब उस बॉडी का कोई ना कोई मास होगा, तभी चार्ज उस पर आएगा। आइए इसको और समझते हैं इसको अच्छे से। अगर हम बेसिकली बात करें कि चार्ज और मास में क्या रिलेशन है, तो चार्ज और मास में अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हो तो सिंपल सी बात यह है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि चार्ज हमेशा कब आएगा, जब किसी बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मास, मान लीजिए आपने बोला कंडक्टिंग मटेरियल मतलब वायर ले लो कोई भी, उस पर क्या होता है, उसका मास होता है, बिल्कुल होता है। चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट आएगा। आप घर में तभी यूज करते हो वायर्स का, सिंपल सी बात है ये चीज। अगर मैं बात करूं कि जरूरी है क्या कि अगर चार्ज किसी बॉडी पर है तो मास होगा, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि मास हो, किसी बॉडी का मास है, क्या उसको जरूरी है कि उस पर चार्ज भी हो? इट इज मैंडेटरी। क्या ये जरूरी है, फिर से बोल रहा हूँ, क्या ये जरूरी है कि अगर किसी बॉडी का मास है, यानी उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास है, तो क्या जरूरी है कि उस पर चार्ज भी हो?
नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इंसुलेटिंग मटेरियल देखे होंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल की खासियत होती है कि उसका मास तो होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल एग्जाम्पल प्लास्टिक का मास होता है, बिल्कुल होता है। उस पर चार्ज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आंसर आपके सामने है। तो मतलब भैया जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का मास हो तो उस पर चार्ज हो, लेकिन ये जरूरी है कि किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका मास होगा। और समझने की कोशिश करें तो ध्यान समझते हैं। आइए कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने बोला मान लो ये क्या है, एक कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर है। इसका कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। अब वो मास 5 ग्राम हो 10 ग्राम हो, वो हमको मैटर नहीं करता कितना छोटा, लेकिन मास है ना। और इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो चार्ज है। तो अगर मास इस बॉडी का है, चार्ज इस बॉडी में है, तो चार्ज अगर है इस बॉडी पर है तो मास जरूर होगा। लेकिन ये इसी के अगेंस्ट में वाइस वर्सा में अगर मैं बात करूं कि किसी बॉडी का मास है तो क्या उस पर चार्ज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलेटिंग मटेरियल का एग्जांपल दिया आपको। सेमीकंडक्टर्स में कुछ होते हैं, कभी कभी जो फ्लो करने देते हैं, कभी नहीं करने देते, उनकी खासियत होती है। तो किसी बॉडी का मास हो तो जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो। ये बात समझना जरूरी है आपके लिए, ये थ्योरी में पूछ सकता है। और मैं अगर बात करूं और इसके आगे की बातें समझते हैं पहले। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़ना है चार्ज और मास में डिफरेंस। अभी आपने पढ़ा मास और चार्ज के बारे में, अब हम थोड़ा डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं चार्ज और मास में अंतर। पहली चीज, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक बेसिक है, लिख देते हैं यहां पर। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये सभी को पता है। अगर मैं बात करूं मास की, मास सभी को पता है पॉजिटिव होता है। अब आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा यार कि -10 किलो सामान ले आओ, या -40 किलो सामान ले आओ, या -400 किलो का वेट है, ये ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि मास हमेशा जीरो, या तो किसी बॉडी का मास होगा नहीं तो उसे बोलेंगे जीरो, अगर किसी बॉडी का मास है तो पॉजिटिव में ही होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसमें एक इक्वेशन होती है। दूसरी ये चीज फीचर मास और चार्ज में अंतर, कि मास और चार्ज में अगर हम स्पीड का रिलेशन समझना चाहें कि मास स्पीड से कैसे लिंक्ड है और चार्ज स्पीड से कैसे लिंक्ड है, समझते हैं इसको। तो आप एक समझिए, मान लीजिए, मैं आपको एक चीज पता होना चाहिए, हमने पता नहीं मैकेनिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो आप नहीं जानता, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको कि वो मास जब आप रेस्टिंग कंडीशन पे हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरा कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। मैं मोशन करूँ, मैं दौड़ूं, मैं इधर से उधर बहुत तेजी से एकदम जॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ, तो आई एम इन मोशन स्टेट, आई एम इन रनिंग स्टेट, ओके। तो मेरी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो मेरा जब वो वाला मास, यानी मोशन करते समय जो मेरा मास है, वो मास मेरा रेस्टिंग मास की कंडीशन पे, रेस्टिंग मास में जो मेरा मास था उससे ज्यादा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ फिर सुनिए, आई क्वेश्चन समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको। मैंने बोला सी से सभी लोग अवेयर होंगे, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सभी पता है। v यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर वो आपकी वो वाली स्पीड है जब आप मोशन कर रहे हो, मतलब आप मान लीजिए यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हो, तो जो दौड़ने की आपकी वेलोसिटी है, सभी को पता होगा वेलोसिटी होती है जब हम मोशन करते हैं, तो वेलोसिटी हम यहाँ रखेंगे। हमारी वेलोसिटी मैक्स कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है, 400 मीटर पर सेकंड हो सकती है, और इसकी अपेक्षा में सी से बहुत छोटी है। सिंपल सी बात, सी सोचो, सी की वैल्यू 10⁸, समझ रहे हो, सबसे फास्टेस्ट स्पीड है इस पूरे यूनिवर्स में, लाइट की स्पीड। तो उसके अपेक्षा में हमारी स्पीड तो एकदम इतनी होगी ना, अगर उसके कंपैरिजन में। अब मैं बोलूं ये हाथ, इस चारों उंगली, ये चारों उंगलियों के रिस्पेक्ट में बताइए, ये पूरा हाथ इस चारों उंगलियों के अपेक्षा में बड़ा है, तो वैसे ही सी जो है, लाइट की स्पीड जो है, वो इस v वेलोसिटी के अपेक्षा बहुत बड़ी है। और आप जानते हैं कि कभी कोई भी छोटी चीज, मतलब जैसे मैं आपको v बता दूं, v ज्यादा से ज्यादा आपका 200-400 यानी 1000 मीटर पर सेकंड से छोटा ही होगा, मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकंड से हमेशा छोटा ही लोगे, या होता ही है। अब कोई इससे ज्यादा स्पीड से चल ही नहीं सकता है, सिंपल सी भाषा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, तो ज्यादा कितना हो सकता है, 10⁻³ 11.2, समझ रहे? तो स्केप वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी है जिससे हम इस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकते हैं। तो उससे ज्यादा वेलोसिटी तो संभव ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा आप चल ही नहीं सकते हो। तो आप सोचो, स्पीड ऑफ लाइट 10⁸,
ये बहुत छोटी। जब हम पढ़ते हैं कि कोई छोटी चीज ऊपर हो और डिनोमिनेटर में कोई बड़ी चीज हो तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो कितना आता है। आपको समझाता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स से। आइए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे लिखा मैंने 5। मेरा डिनोमिनेटर छोटा, मेरा ओवरऑल रिजल्ट बड़ा। डिनोमिनेटर बड़ा, ओवरऑल रिजल्ट छोटा। आइए समझते हैं। जब मैंने बोला v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को देखिएगा, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी बहुत बड़ा, v बहुत छोटा। छोटा मान लीजिए ये इसकी अपेक्षा। देखिए डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा, बहुत ही बड़ा है। जैसे ये बड़ा है तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये छोटी जाएगी, है कि नहीं। इसकी वैल्यू क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 10/5 किया मैंने। आई डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे सी बड़ा है। जब सी यहाँ पे बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की छोटी वैल्यू आएगी। और जब किसी चीज की छोटी वैल्यू आएगी तो उसको 1 में माइनस करोगे, अगर बहुत छोटी वैल्यू आएगी तो जब उसे आप माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली उसे कह दोगे तुम 1 ही। तो मान सकते हो 0.9 0.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 1 ही मान के चलिए। तो 1 में से 1 माइनस करोगे यार 0 आ जाएगा, बात खत्म। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जब आप पढ़े होगे कि समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उस बॉडी की मोशन करते समय स्पीड कितनी हो गई, इनफाइनाइट। यहाँ पे m नॉट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्टिंग मास को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्टिंग मास को। m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी का मास जब इन मोशन स्टेट। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ बॉडी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ मोशन, समझने के लिए। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए आपने नहीं माना, मान लीजिए 1 नहीं लेके चल रहे हो, तब भी समझो। जैसे मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.9 0.8, बहुत ही क्या है, छोटी वैल्यू है। उसको माइनस करो तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। और जब किसी चीज से में आप छोटी वैल्यू से डिवाइड देते हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, बड़ा आता है। देखिए यहाँ पे 10/2, डिनोमिनेटर बहुत छोटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत छोटा। समथिंग अपॉन बहुत छोटा इज इक्वल टू बड़ी, ओवरऑल रिजल्ट बिग। ये समझ में आई। अब आपको मैं दूसरी चीज समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर समझते हैं और चीजें। अगर आपको ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आपको याद होना चाहिए। फिर से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। इक्वेशन हमारा है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। आगे समझ में। यहाँ पर m वो मास है बॉडी का जब आप मोशन में हो, आप दौड़ रहे हो, या इन दी मोशन, इन दी डायनेमिक स्टेट, इन दी स्टेट ऑफ मोशन, इन दी स्टेट ऑफ मोशन। एम नॉट रेस्टिंग स्टेट में जो मास है, मैं यहाँ पे स्टिल खड़ा हूँ, मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरा मास एम नॉट। बेसिकली हमने आपको क्या बताया, बेसिकली हमने आपको बताया कि आपका एम नॉट मास जो है, यानी जो रेस्टिंग मास है, वो छोटा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दैट मास व्हेन यू आर इन दी स्टेट ऑफ मोशन। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। और अगर हम ये तो मास के रिस्पेक्ट में हो गया स्पीड का रिलेशन, अगर हम समझना चाहें क्या भैया चार्ज जो है वो भी स्पीड से कुछ रिलेशन है क्या उसका, अगर ये समझना है तो इतना जान लो यार कि चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्पीड का। चार्ज अपना स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड चाहे तुम 10 टू दी पावर 8 रखो, चाहे 10 टू दी पावर 20 रखो, चाहे 10 टू दी पावर 30 40 जो रखना रखो, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बॉडी है और अगर उस पर 5 कूलॉम का चार्ज है या मान लो 50 कूलॉम का चार्ज है, तो वो चार्ज मेंटेन रहेगा, चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में हो, चाहे वो डायनेमिक कंडीशन में हो। मतलब चाहे वो रेस्टिंग कंडीशन हो, चाहे वो मोशनल कंडीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही चार्ज मेंटेन रहेगा। अब हमें जो दूसरी चीज समझनी है वो क्या समझना है, अब हमें समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आइए उसे समझते हैं। ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे एक लॉ, और बहुत ही फेमस लॉ है और बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कंजर्वेशन लॉ। आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा, आपने बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ एनर्जी से एसोसिएटेड पढ़े होंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये क्या है, ये क्या किस प्राणी का नाम है समझते हैं। तो डालेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए इसे समझते हैं बहुत ही छोटे भाषा में, सरल भाषा में। तो चार्ज होता है वो कंजर्व क्वांटिटी। क्या है कंजर्व क्वांटिटी, मतलब अगर मैं बोलूं
क्या बोलूंगा, आई लिखते हैं इसे, मतलब चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम पैदा कर सकते हैं चार्ज को ना तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो, ये नहीं कि आप जाके भैया 5 कूलम को चार्ज कहीं डाल दोगे, ऐसा नहीं कि 5 कूलम को चार्ज कहीं निकाल दोगे, खत्म कर दो उसको, नहीं। आप सिर्फ 5 कूलम को चार्ज को इस कंडक्टर से उस कंडक्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो एक पॉजिटिवली कंडक्टिंग बॉडी है या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और बगल वाली बॉडी उसको मैंने रखी न्यूट्रल बॉडी, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसमें से चार्ज उठकर न्यूट्रल बॉडी में चले जाएंगे अगर आप वहां पर उन्हें अटैच कर दोगे हिसाब से। और हम इसको और अच्छे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में वेज टू चार्ज अ बॉडी, कैसे हम किसी बॉडी पर चार्ज ला सकते हैं। 3 तरीके होते हैं बेसिकली, आप नाम जानते ही होंगे, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, वो हम पढ़ेंगे उसमें। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये तो आप कभी बना के लिख लोगे। जो मेन डेफिनेशन हम मतलब हमारे लिए यूजफुल है वो क्या है, सही समझते हैं। मेन डेफिनेशन हमारी ये है कि दी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या है भाई, ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, क्या है अभी समझाता हूं, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, समझाता हूं उसको। मान लीजिए ये क्या है, सिस्टम है, सिस्टम इसके अंदर कुछ चार्ज, मतलब सिस्टम मतलब एक बॉक्स है, कुछ भी आप समझ लो, एज्यूम कर लो सिस्टम है, इसके अंदर कुछ चार्ज पड़े हैं। मान लो ये +2 कूलम का चार्ज है, ये +1 कूलम का चार्ज है, ये -1 कूलम का चार्ज है, ठीक। ये एक सिस्टम था, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ना तो मैं इसमें बाहर से अंदर कुछ डाल रहा हूं, ना अंदर से बाहर कुछ निकाल रहा हूं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कुछ एक्सटर्नल कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ना तो मैं इसमें अंदर से कुछ निकाल रहा हूँ ना कुछ डाल रहा हूँ, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एक अकेला रहने वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या हुआ, इसको मैंने, ये देखो, ये जो बाउंड्री है इसकी, ये इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है। क्यों कह रहा हूं कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्या जरूरत है इंसुलेटिंग मटेरियल, क्या बताने की जरूरत है, ये जरूरत है, समझिए। जब मैं क्या करूंगा, इसे शेक करूंगा, ऐसे हिलाऊंगा, इस सिस्टम को ऐसे पकड़ के ऐसे हिलाऊंगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे 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 हिला रहा हूँ बस ऐसे पकड़ के। तो क्या मतलब, तो क्या होगा, ये चार्ज अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल की बाउंड्री होती तो चार्ज कंडक्ट हो जाता। चार्ज क्या आप जानते हैं, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, दोगला है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दोगला है, बाहर निकल जाता है, ये यहाँ पे होगा। ये जो चार्ज है ये इस कंडक्टिंग मटेरियल की बाउंड्री को पार करके बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर जो ये बाउंड्री बनाया हमने, ये किसकी बनाई है, ये बनाई है इंसुलेटिंग मटेरियल की। किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल की बाउंड्री बनाई है। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको शेक किया, शेक करने के बाद जो कंडीशन बनी वो देखिए, यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कंडीशन को बनाने की एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने लिख दिया +1 कूलम, यहाँ पर लिख दिया -1, यहाँ पर -1 नहीं, मान लीजिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया +3 कूलम, चलिए। और यहाँ पर तीसरा चार्ज। अब देखो, जब मैंने शेक किया तो ये चार्ज इस तरह हो गया। तो अब मुझे बताओ इधर कितना चार्ज है, नेट चार्ज देखेंगे, क्या देखेंगे, नेट चार्ज। और हम जानते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, उसे हम अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। 2 + 1 3, -1 +2, इधर कितना हो गया +4, तो इधर कितना आ जाएगा ये चार्ज, -2 कूलम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। इधर टोटल चार्ज कितना है, +2 + 1 कितना हुआ, +3, -1 कितना हुआ, +2। आप खुद देख सकते हो, 2 1 3 -1 +2, इधर कितना हो गया, 3 + 1 4, -2 +2 आ गया। अगर सब समझना चाहें तो यही चीज होता है इसमें। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि
आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर है Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश के। ये समझ में आया? Q1 ये Q2, मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q1 डैश है, ये Q2 डैश है, ये Q3 डैश है। आया समझ में? तो इधर का जो चार्ज होगा वही चार्ज उधर होगा, चाहे कुछ भी। बस क्या कंडीशन है, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बस इतना समझ में आया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपको देखने में मजा आएगा, नहीं समझने में आएगा, आप बोर भी होगे। इसलिए आज हमने क्या जाना, एक चार्ज के बारे में जाना, चार्ज की बेसिक चीज़ें जानी। अभी हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें हमारे बाकी हैं कि कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक टर्म होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे न्यूमेरिकल उठता है। इसे हम अगले वीडियो में ये दोनों पार्ट हम कवर करेंगे, और इसके बाद से जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए एकदम बिल्कुल नहीं होंगी, और उससे आप तैयार रहिएगा समझने के लिए। और आज तो आपको बेसिक मैंने क्लास 10th वाली चीज़ें ही बताई हैं, लेकिन इन सब की नॉलेज होना जरूरी है आगे के लिए। सो आई होप अच्छा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक करें वीडियो, कमेंट करें। अगर आपको कैसा समझ में आया, कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।